अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल जीआईटी। ठीक, तो जीआईटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जीआईटी के जो मस्कुलर लेयर है, ठीक, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक, तो उनमें दो तरह के मसल्स प्रेजेंट है। एक मस्कुलर लेयर ऑफ द जीआईटी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है और एक सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स है। ठीक, तो जो हमारा सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स है तो वो बेसिकली जहाँ जहाँ पे स्फिंक्टर्स है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाकी लेयर में मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर ज़्यादा, मतलब ऑल ओवर द लेयर थ्रू आउट द जीआईटी हमारे पास सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। लेकिन जहाँ जहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे सर्कुलर लेयर के मसल्स जो स्मूथ मसल्स है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं। दोनों तरह की मसल्स थ्रू आउट द जीआईटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर अगर इन्फ्लुएंस है अगर सिंपैथेटिक सिस्टम का, ठीक, तो मुझे ये बताओ कि क्या मुझे जीआई की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रखना शुरू करूँ, टिश्यू क्या है मेरा, जीआईटी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू हैव द जीआई मोटिलिटी विच इज पेरिस्टालसिस एंड टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक, तो सिंपैथेटिक स्ट्रेस में इज इट हेल्पफुल फॉर मी? नो, it does not give me any productive action during a sympathetic stressful situation। तो इसका मतलब मुझे जीआई मोटिलिटी को रिड्यूस करना होगा। ठीक, अब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं उनका एक्शन क्या होता है, बेसिकली पेरिस्टालसिस। इसलिए मैंने बोला अगर आपको नॉर्मल पेरिस्टालसिस, ठीक, ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, और जो सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स है, सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स, तो सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्फिंक्टर जो होता है वो क्लोज रहता है। ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अगर वो पेरिस्टालसिस करा रही हैं तो इनके पास किस तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए? डू आई हैव टू स्टिमुलेट दीज स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और डू आई हैव टू इनहिबिट देम? तो मुझे इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल को इनहिबिट करना होगा। अल्फा 2 होगा या बीटा 2 होगा? ऑब्वियसली द आंसर गोस अल्फा बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बहुत सिंपल सी चीज़ है क्योंकि मुझे ये इनहिबिट करना होगा। ठीक, लेकिन ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग अ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन ऑल माई स्फिंक्टर्स शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। मेरे सारे स्फिंक्टर्स क्लोज होने चाहिए। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंडर ऐसा तो नहीं है कि आपको आपके सामने शेर खड़ा है एंड यू हैव टू डिफिकेट या मिक्चुरेट। ठीक, तो इसलिए ऑल द स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन द बॉडी गेट टाइटन अप ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स जहाँ पे स्फिंक्टर्स होंगे उनको स्टिमुलेट करना होगा। तो उनको स्टिमुलेट अगर करना होगा, डू आई हैव टू प्लेस एन अल्फा 1 और बीटा 1? तो बीटा 1 के तो 3 ही रिजल्ट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो अल्फा 1 मुझे यहाँ पे लगाना होगा, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बहुत सिंपल सी बात अब समझ में आ गई कि जीआई मस्कुलेचर में, जीआई मस्कुलर लेयर्स में दो तरह के मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल्स एंड सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मसल्स हेल्प इन द पेरिस्टालसिस ऑफ द फूड, ठीक, एंड सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स मेक अप द स्फिंक्टर्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट करना होगा ताकि स्फिंक्टर्स एक्टिवेट हो जाए। स्टिमुलेट होंगे तो स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, उनको मुझे स्टिमुलेट करना होगा, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लगाना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पेरिस्टालसिस करा रही हैं तो उन्हें इनहिबिट करना होगा, और इनहिबिट करने के लिए तो मुझे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ लगाना होगा। ठीक, तो ये तो हमारे जीआई के यहाँ पे हो गया। अच्छा, ओरल कैविटी जो है, अगर मैं ओरल कैविटी की बात करूं तो ओरल कैविटी जो होगा उसको मुझे ड्राई रखना है। वो ड्राई हो जाता है, क्यों ड्राई होता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो क्या होगा, सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और यहाँ पे डाउट आ सकता है, अगर मान लो ये जीआईटी है, ठीक, तो जीआईटी का मान लो ये मेन सर्कुलेशन है, ठीक, तो सर्कुलेशन से ब्लड सप्लाई, कुछ तो ब्लड सप्लाई जीआईटी के पास जाएगी, ठीक है, विच इज थ्रू मेसेंट्रिक आर्टरी या मेसेंट्रिक वेसल्स।
तो अब मुझे ये बताओ, ब्लड जीआईटी की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग अ सिंपैथेटिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन? Do I have to increase the blood circulation या blood supply to the GIT? The answer is no, because I am not concerned about the digestion right now. ठीक, तो mesenteric circulation को कम करना होगा। तो जो स्मूथ मसल्स इस ब्लड वेसल के अंदर होंगी, क्या उन्हें स्टिमुलेट करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए? ऑब्वियसली स्टिमुलेट करना चाहिए, तभी तो mesenteric ब्लड वेसल्स जो होंगी वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। और वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए जो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल है उसको स्टिमुलेट करना होगा, और अगर स्टिमुलेट करना होगा तो अल्फा 1 या बीटा 1? द आंसर इज अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल मसल के पास बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होने चाहिए, क्योंकि मुझे इस लेयर ऑफ मसल को इनहिबिट करना है ताकि पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट हो जाए। अल्फा 2 नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 2 सिर्फ इन 3 जगह पे प्रेजेंट है। उसके बाद सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स जीआईटी की, उन्हें स्टिमुलेट करना होगा ताकि स्फिंक्टर क्लोज हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्मूथ मसल्स सर्कुलर लेयर में है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे स्टिमुलेट करना होगा। बीटा 1 इन 3 जगह पर है, तो इसका मतलब अल्फा 1 होना चाहिए। अब जो ब्लड सप्लाई खुद की जीआईटी की है, जो मेजेंट्रिक वेसल्स के थ्रू आ रही है, उनके जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स है उन्हें मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, टू रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द जीआईटी इटसेल्फ। तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसी वजह से ओरल कैविटी भी ड्राई हो जाती है ड्यूरिंग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ड्राई इन द सेंस, द जो मुंह होता है हमारा सूख जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारा मुंह सूख जाता है, कहते हैं ना, उसी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द जीआईटी गेट्स डिक्रीज्ड ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड देयरफॉर द सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड आर लेस। सिक्रीशन किससे बनते हैं? सिक्रीशंस उसी से तो बनते हैं, प्लाज्मा से ही बनते हैं। तो अगर ब्लड का पूल ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर कहाँ से सिक्रीशंस बनेंगे? ठीक, अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली। तो लंग्स की बात अगर करें तो ये मेरा ब्रोंकियल ट्री है। ठीक, और ब्रोंकियल ट्री के पास से हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जा रहा है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो एयरवेज हैं वो बेसिकली दैट्स द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब मैं यहाँ पे एक ट्रांसफर सेक्शन लूंगा ब्रोंकियल एयरवे का। तो ये मेरा एक ब्रोंकियल ट्री का पार्ट है। ठीक, ये मेरा ब्रोंकियल ट्री का एक सेक्शन है और उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के इन्फ्लुएंस पर मेरे ब्रोंकियल ट्री के जो एयरवेज हैं वो डायलेट होने चाहिए या कंस्ट्रिक्ट होने चाहिए? क्योंकि अगर डायलेट करेंगे तो ज़्यादा एयर अंदर आएगी और गैसेस एक्सचेंज बेटर हो पाएगा। बिकॉज अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप शेर देख लेते हो या शेर आपके सामने आ जाता है या फिर एक बहुत खतरनाक कुत्ता आ जाता है सामने, ठीक, और अगर आपको भागना है मान लो, ठीक, तो और आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, अपनी जान बचा के भाग रहे हो, तो आप हाइपर वेंटिलेट करोगे। ठीक, आप सांस जल्दी लोगे, तो आपके जो एयरवेज हैं वो खुलने चाहिए। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के अंडर या सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस के अंडर ब्रोंकियल ट्री के जो ब्रोंकियल एयरवेज हैं दे शुड डायलेट। ठीक, तो ये जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे मैंने बनाई हैं, ये स्मूथ मसल्स पे जो रिसेप्टर होंगे, ठीक, अब बताओ इस स्मूथ मसल को मुझे कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए या फिर रिलैक्स करना चाहिए फॉर अ बेटर ल्यूमिनल साइज? कैलिबर जो होगा ब्रोंकियल एयरवे का, जो कैलिबर होगा वो इंक्रीज करना है मुझे ताकि बेटर एयर एक्सचेंज हो सके, ज़्यादा एयर आ सके और जा सके। तो मुझे इस स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करना होगा, जाहिर बात है, सॉरी, रिलैक्स करना होगा, इनहिबिट करना होगा, तभी ब्रोंकियल डायलेशन हो पाएगा। तो अब बताओ अल्फा 2 होगा या बीटा 2 होगा? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। That's why a drug named salbutamol, they go and bind and stimulate the beta 2 adrenergic receptor, leading to relaxation of the smooth muscles in the bronchial airways, ठीक, bronchial smooth muscles, and therefore the lumen size increases या फिर there is bronchodilation। bronchodilation, ठीक है, bronchodilation is the part where under the sympathetic stress the bronchodilation is helpful for a better handling of the stressful situation। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ब्रोंकियल ट्री को डायलेट करना होगा मुझे सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस के अंडर। तो डायलेशन करने के लिए स्मूथ मसल को मुझे रिलैक्स करना होगा, इनहिबिट करना होगा, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होगा। अच्छा, जो सर्कुलेशन खुद की जो सर्कुलेशन है यहाँ पे, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट्स
वेरी वेल अंडरस्टूड कि जो ये रेड में बनाया है ये पल्मिनरी सर्कुलेशन है, तो पल्मिनरी वेसल्स को तो जाहिर बात है डायलेट करना ही होगा ताकि बेटर गैसेस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स का क्या होगा, जो लंग के इंटरस्टिशियम को सप्लाई कर रही है, लंग्स की जो खुद की ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, वो ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स है। तो अब उनको स्टिमुलेट उनको वेजो कंस्ट्रिक्ट कराना है या वेजो डायलेट कराना है, सवाल ये है। अब उनको उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स, उनको मुझे वेजो कंस्ट्रिक्ट कराना है। ऐसा क्यों? उनको अगर मैं वेजो कंस्ट्रिक्ट कराऊंगा तो जो ब्रोंकियल, ये जो ब्रोंकियल ट्री का मैंने सेक्शन बनाया है ना, तो ये जो ब्रोंकियल एयरवेज होती है ये यहीं पे प्रेजेंट होती है, एंड दे सप्लाई द ब्लड टू द ब्रोंकियल एयरवेज एज वेल, ठीक है। अगर अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसका जो ब्लड है ना, यही सिक्रीशंस बनाता है एयरवेज के अंदर, ठीक है, जो ब्रोंक्यूलर सिक्रीशंस होते हैं। तो अगर ये डायलेट कर दूंगा मैं इन वेसल्स को, ब्रोंकियल वेसल्स को, तो क्या होगा कि ज़्यादा सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगी, सिक्रीशंस भी ज़्यादा बनेंगी और हाइपरिमिक भी हो जाएंगी, हाइपरिमिक और सिक्रीशंस। तो ये दोनों चीज़ों को क्या करना होगा, कम करना है मुझे, ताकि जो ब्रोंक्यूलर एयरवे जो है, एयरवे का जो ल्यूमन साइज है वो पेटेंट रहे और खुला रहे, क्योंकि मुझे सिक्रीशंस कम चाहिए ना। अब यहाँ पे मैं म्यूकस नहीं जमा कर सकता, तो सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस में ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दूंगा ताकि ब्लड कम पास हो इन वेसल्स में से। तो जब इनमें से ब्लड कम पास करेगा तो सिक्रीशंस कम बनेंगे और हाइपरीमिया भी कम होगा, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना होगा। तो इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराने के लिए इन ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को मुझे क्या करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा। और स्टिमुलेशन के लिए मेरे पास अल्फा 1 या तो बीटा 1 है, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये दो हमारे यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होंगी, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ब्रोंकियल एयरवेज पर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। अब हम लोग सीवीएस की बात करें तो इसमें हार्ट आता है, ठीक। तो हार्ट में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे होता है, तो बेसिकली एसए नोड, एवी नोड, फिर गेटवे है एवी नोड, ठीक। उसके बाद बंडल ऑफ हेस है, फिर परकिंजे फाइबर्स हैं, एंड दो मस्कुलेचर है, एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब इन पे इंडिविजुअली कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए ये देखते हैं। अब ये बताओ, सीवीएस बेसिकली हार्ट के पंप से रिलेटेड है, ठीक, एंड ऑर्गन परफ्यूजन। तो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, आप तेजी से भाग रहे हो या स्ट्रेस में हो, तो जाहिर बात है हार्ट रेट आपका बढ़ेगा ताकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सके। हमें ये मालूम है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम टाइम्स द हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो हार्ट रेट बढ़ाने के लिए पहली चीज एसए नोड जो है, तो एसए नोड बेसिकली पेसमेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्डियक की जो ऑटोमेटिसिटी है, तो ऑटोमेटिसिटी क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि द टिश्यू या सेल्स ऑफ एसए नोड हैव द प्रॉपर्टी फॉर स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसीलिए एसए नोड को पेसमेकर कहा गया है, स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज हो सकती हैं उसकी सेल्स और एक्शन पोटेंशियल्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, एसए नोड। तो बेसिकली अगर मुझे इन सारे टिश्यूज को, ये जो मैंने टिश्यूज यहाँ रखी हैं, मुझे उन्हें स्टिमुलेट करना है, तो स्टिमुलेट करने के लिए मेरे पास प्रेजेंट है अल्फा 1 और बीटा 1। तो आप बताओ अल्फा 1 होगा या बीटा 1 होगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन का काम आता है, बीटा 1 आई हैव रिटन हियर कि हार्ट में प्रेजेंट है जेजी सेल्स में और एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स में बेसिकली बीटा 3 होते हैं, क्योंकि बीटा 1 मॉडिफाइड होते हैं बीटा 3। तो हार्ट के लिए मैंने बोला है बीटा 1। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवेज में हमारे सारे ही जितने हैं सब में बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि मुझे इन सबको स्टिमुलेट करना होगा। एसए नोड को भी स्टिमुलेट होगा, एवी नोड को भी स्टिमुलेट करूंगा, तो एवी नोड जब स्टिमुलेट होगा तो जो कंडक्शन डिले है वो रिड्यूस हो जाएगा। एट्रियल मस्कुलेचर को भी स्टिमुलेट करना होगा और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को भी स्टिमुलेट करूंगा ताकि बेटर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो सके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ कि अगर एसए नोड, ये मान लो एसए नोड है, एसए नोड में बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक। अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूंगा तो ये जाहिर बात है हार्ट रेट को ऊपर कर देगा, हाई इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज हार्ट बीट, अगर मुझे यहाँ पे ये ऐसे नोड है, मुझे अगर इसे स्टिमुलेट करना है, तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं क्रोनोट्रोपी, ठीक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी। उसी तरह से एवी नोड में जो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अगर मैं उसे स्टिमुलेट करूंगा तो कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कंडक्शन वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक।
ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक को बेसिकली ऐसे याद रखो कि एक ड्रम की तरह है कि बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा एवी नोड पर तो ड्रम जल्दी बीट करेगा, तो ड्रोमोट्रोपिक। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो गया, ऐसे नोड हो गया। ठीक है, अब मैं अगर मायोकार्डियम की बात करूँ, मायोकार्डियम में हमारे एट्रियल और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर आते हैं, तो उनमें भी बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक, और अगर मैं इनको स्टिमुलेट करूँगा तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। ठीक है, तो क्रोनोट्रोपी इंक्रीज होगी, ड्रोमोट्रोपी और आइनोट्रोपी इंक्रीज होगी। तो जो पहले दो फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपिक एक्शंस, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर इन्फ्लुएंस डाल के हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन है वो बेसिकली हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से जो फॉर्मूला है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों, ये जितने भी पाथवेज, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवेज हो, चाहे मसल्स हो हार्ट की, मायोकार्डियम, इन पे सब पे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि मुझे इनको स्टिमुलेट करना है, ताकि मैं स्टिमुलेट करूंगा तो सिंपैथेटिक स्ट्रेस में या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये मेरे काम आए। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाऊंगा तो ऑर्गन एंड टिश्यू परफ्यूजन बेटर हो पाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।